हेलो एंड वेलकम बैक ऑन कॉलेज एंटिटी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें ऑलरेडी हमने 2 यूनिट्स को कंप्लीट किया है और आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट का टॉपिक नंबर 3 और आज के लेक्चर का टॉपिक है दैट इज जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजरल या पहले तो जस्टिस क्या है, उसके बाद देखेंगे प्रोसीजरल जस्टिस क्या होती है या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होती है। मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान शब्दों में आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे कॉलेज एग्जाम्स के रिलेटेड, जेकेएसएसबी के रिलेटेड नए नए अपडेट्स और लेक्चर्स आते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो और लास्ट में एक कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा या कहां कहां पे आपको डाउट रहा। मैं 100% कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको डाउट्स को क्लियर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम गवाए। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज जस्टिस। जस्टिस क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजरल जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जस्टिस मीन्स एंश्योरिंग फेयरनेस एंड इक्वलिटी। जस्टिस का मतलब सिंपल में होता है कि इक्वलिटी हो और फेयरनेस हो, भेदभाव ना हो। सिंपल में इन हाउ पीपल आर ट्रीटेड, कि पीपल को कैसे ट्रीट करते हैं। सिंपल में जस्टिस का सिंपल सा मतलब होता है कि फेयरनेस हो, इक्वालिटी हो, हम लोगों के साथ भेदभाव ना करें, लोगों के साथ एक को ऊपर ना समझे, दूसरे को नीचे ना समझे, सबको इक्वल समझे। हाउ डिसीजंस आर मेड एंड हाउ रिसोर्सेज आर शेयर्ड। इट इज अबाउट क्रिएटिंग रूल्स एंड सिस्टम्स दैट ट्रीट everyone with dignity and balance individual needs with the common good। इसका सिंपल सा मतलब है कि जस्टिस में क्रिएट किए जाते हैं रूल्स एंड सिस्टम्स जिससे हर एक इंसान को, हर एक इंसान जो सोसाइटी में रहता है उसको इक्वली ट्रीट किया जाता है और उसके जो नीड्स है, उसकी जो जरूरियात है, उनको बैलेंस किया जाता है कॉमन गुड के साथ। ये सिंपल में होता है जैसे कॉमन गुड है जो सब सोसाइटी में सबको जरूरत है, उसके साथ उसको बैलेंस किया जाता है। सिंपल में अगर हम समझे, जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस और इक्वलिटी को मेंटेन रखना लोगों के दरमियान, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। जैसे सिंपल में अगर मैं समझाऊं, अगर किसी बंदे को मारा गया, उसको थप्पड़ मारा गया, तो ये उसके साथ इनजस्टिस है ना। फेयरनेस हो सिस्टम में, या अगर कहीं पे जॉब निकले हैं सोसाइटी में तो एक को पैसे, किसी ने पैसे भरे और वो सिलेक्ट हो गया, तो जो गरीब का बच्चा है, जो पढ़ाई कर रहा है, जिसने मेहनत की है, ये उसके साथ इनजस्टिस हुई। इट मीन जस्टिस का सिंपल सा मतलब होता है कि फेयरनेस रहे और इक्वालिटी रहे, किसमें, डिसीजन में या रिसोर्सेज जो सोसाइटी में होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब हम देखते हैं कुछ की आइडियाज जस्टिस के, कि जस्टिस में कौन कौन से आइडियाज हैं। पहले तो बाय सब होनी चाहिए फेयरनेस, जो मैंने अभी बोला आपको, भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव का सिंपल से मतलब है एक को ऊपर समझेंगे, दूसरे को नीचे समझेंगे, एक को आला समझेंगे, दूसरे को नीचा समझेंगे। ऐसा नहीं होना, सब बराबर, सबको हमें बराबर समझना है, तभी जस्टिस मुमकिन हो सकती है। ट्रीटिंग पीपल विदाउट फेवरेटिज्म और बयास, हमें हर एक को इक्वली ट्रीट करना है, किसी को भी फेवरेटिज्म के बिहाफ पे ट्रीट नहीं करना है। सिंपल में जैसे अगर कहीं पे जॉब, किसी कंपनी ने जॉब के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है, तो वहां पे जो उस कंपनी का सीईओ है, वो अपने जो रिश्तेदार हैं उनको का फेवर ना करे, उनका फेवर ना करे, जस्टली फेयरनेस के साथ रिक्रूटमेंट हो। उसके बाद आता है इक्वालिटी, इक्वल एक्सेस टू राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। हर एक इंसान को सोसाइटी में जो है उसको इक्वल एक्सेस होना चाहिए, किनका, रिसोर्सेज का और अपॉर्चुनिटीज का। जैसे मैंने अभी बोला, जॉब अगर कहीं पे निकला है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हर एक इंसान को उसमें अप्लाई करने का हक होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। Examples: a judge sentencing a criminal based on evidence, not personal bias। एक अगर जज है, जैसे अगर हम जस्टिस की बात करें, अगर एक जज है
तो वो जो क्रिमिनल है उसको इस तरीके से जज करेगा, इस तौर पे जज करेगा कि एविडेंस क्या कहते हैं, सबूत क्या कहते हैं, ना कि वो इस उससे ऐसे जज करेगा कि अगर जज को कोई दुश्मनी है क्रिमिनल से, तो अगर अभी उसका क्राइम साबित भी नहीं हुआ कि या वो क्रिमिनल नहीं है, वो बेकसूर है, तब वो उसको उसके खिलाफ फैसला सुनाएगा, वो इनजस्टिस होगी। फेवरेटिज्म या पर्सनल बयास के बिहाफ पे वो डिसीजंस नहीं ले सकता है। इस गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, जैसे जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, जैसे सब बच्चों को सोसाइटी में जो है उनको एजुकेशन मिलती है, फ्री एजुकेशन, वो भी होती, उसको को भी हम बोलते हैं जस्टिस बोल सकते हैं। इट इज एग्जांपल ऑफ जस्टिस। इससे आगे अगर हम अब बढ़े, अब बात करते हैं जस्टिस की। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है? देखो, सिंपल में समझो, जस्टिस के बहुत सारे स्कॉलर्स या बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, उन्होंने जस्टिस को डिफरेंट टाइप्स में बांटा है, डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और दो टाइप्स ये भी है, प्रोसीजरल जस्टिस एंड बाकी जितने भी टाइप्स हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजरल जस्टिस को। जैसे आपको सिंपल में वर्ड से ही समझाता है, प्रोसीजर प्रोसेस, प्रोसेस है ना, प्रोसीजरल प्रोसेस, वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा। फेयरनेस इन द प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसमें फेयरनेस होना चाहिए। सिंपल में आप समझोगे अभी आगे आगे देखो। प्रोसीजरल जस्टिस फोकसेस ऑन हाउ डिसीजंस आर मेड, नॉट the outcome. It asks was the process fair, transparent and the respectful. देखो, प्रोसीजरल जस्टिस में ये देखा जाता है कि जो प्रोसेस है, जैसे अगर कहीं पे जॉब की वैकेंसीज निकली है, किसी कंपनी ने निकाली है, प्रोसीजरल जस्टिस इस तरीके पे बात करते हैं, इस पे फोकस करते हैं कि जो जॉब की रिक्रूटमेंट हो रही है, उसका जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट करने का, वो फेयर होना चाहिए। इट मीन्स उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें फोकस ये नहीं किया जाता है कि किसको क्या मिलेगा, इसमें फोकस किया जाता है कि जो रिसोर्सेज है या जो हमारे जो अपॉर्चुनिटीज है, उनको अचीव करने में जो प्रोसेस है वो फेयर होना चाहिए। की एलिमेंट्स क्या क्या है इसके? impartiality, decision makers must be neutral and unbiased। जो डिसीजन मेकर्स है उनको न्यूट्रल रहना है, उनको किसी का सपोर्ट नहीं करना है। जैसे मैंने अभी आप बोला, ए जज रिफ्यूजिंग टू हियर अ केस इन्वॉल्विंग देयर फैमिली मेंबर, जैसे अगर कोई जज है तो वो इससे इससे रिफ्यूज कर रहा है कि मुझे, अगर उसका कोई फैमिली मेंबर क्राइम में फंस गया है, तो वो बोलता है कि मैं इस केस को नहीं सुनवाऊंगा, मैं उस केस को नहीं देखूंगा, या मैं इस केस के साथ डील नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसीजन जो मेकर्स है वो न्यूट्रल होने चाहिए, वो किसी का सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। फैमिली वॉइस पार्टिसिपेशन, पीपल अफेक्टेड बाय डिसीजन गेट टू शेयर their views. Town hall meetings where resident debate ऑन न्यू लॉज। हर जो लोग इफेक्ट होते हैं डिसीजन से, जैसे अगर टाउन हॉल में मीटिंग्स हुई है जहां पे डिबेट हो रही है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, जो न्यू लॉज पे डिबेट कर रहे हैं, या सिंपल में अगर मैं समझूं, जैसे क्लास में मॉनिटर जो है, क्लास में जो मॉनिटर है उसको अगर मॉनिटर बनाना है, तो जो बाकी बच्चे हैं वो वोटिंग करेंगे उसके मॉनिटर बनने पे कि क्या ये वो मॉनिटर बनने के लायक है या नहीं है। इसके बाद जो प्रोसीजरल जस्टिस है, इसमें बात की जाती है ट्रांसपेरेंसी की, कि जो सिस्टम है, जो आप अगर रिक्रूटमेंट करने जा रहे हो, तो जो ये प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की, देखो, अगर आप सिंपल में, अगर आप कहीं पे जॉब देखने जा रहे हो, आप जॉब देखने जा रहे हो, तो आपको ऐसे नहीं जॉब मिलेगा, आपको ऐसे नहीं बोलेगा आ जाओ सर बैठो कुर्सी पे, आपके लिए कुर्सी रेडी है। इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होगी ना। आपको पहले फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा। प्रोसीजरल जस्टिस में ये बोला जाता है कि जो प्रोसेस है ना, जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया या उसके बाद एग्जाम हुआ आपका, ये प्रोसेस फेयर होनी चाहिए।
ये प्रोसेस क्या होनी चाहिए? फेयर होनी चाहिए। मगर आप ये जहाँ पे बोला जाता है जैसे फॉर्म भरने का पहला स्टेज है आपकी प्रोसेस में, है ना? जैसे मैंने अभी आपको जॉब की बात की। पहला स्टेज है फॉर्म भरने का। जब आप फॉर्म भरोगे तो इसमें फेयरनेस होनी चाहिए। हर एक इंडिविजुअल जो एलिजिबल है जॉब के लिए उसको फॉर्म भरना देना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जब आपकी सिलेक्शन होगी तो इसमें भी फेयरनेस होनी चाहिए। हर एक को फेयरली ट्रीट करना है हमें। हर एक किसी को जैसे अगर अब आपने एग्जाम दिया तो जो आपके पेपर चेक कर रहे हैं वो किसी को का सपोर्ट ना करे। अपनी जैसे उनका रिश्तेदार है कोई या उनका फेवरेट है कोई तो उसको वो ज्यादा मार्क्स देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोसीजरल जस्टिस में इसी की बात की जाती है। अब अगर हम इसको ट्रांसपेरेंसी को देखें, रूल्स एंड प्रोसेस are clear and open to security. Example, a company publishing its promotion criteria so employees know how to advance. जैसे जो रूल्स एंड प्रोसेस है ना ये क्लियर होती है किसमें? प्रोसीजरल जस्टिस में। एंड जो जैसे मैंने अभी भी आपको बोला, जैसे कोई कंपनी अगर जो पब्लिश कर रही है प्रमोशन क्राइटेरिया कि जो अगर आपको प्रमोशन करनी है तो आपने कम से कम इतने प्रोजेक्ट्स 10 प्रोजेक्ट्स पे काम किया होना चाहिए। अब जिन जिन कंटेंट्स ने 10 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो वो इसमें अप्लाई हो सकते हैं। या वो जैसे अगर कोई 9 प्रोजेक्ट्स पे अटका हुआ है वो अपने आप को एडवांस करेगा, वो अपने आप को बूस्ट करेगा कि नहीं भाई साहब अगले महीने हमारी प्रमोशन होने वाले है, उसमें इतना 10 क्राइटेरिया जरूरत है, 10 प्रोजेक्ट्स को करना है, इसलिए मैंने अभी 9 ही किया, मैं भी 10 करता हूँ। ये उतना बड़ा नहीं है प्रोसीजर जो अभी बहुत लोग समझते हैं कि ये इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट है। उतना खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोसीजरल जस्टिस या ये। कंसिस्टेंसी, रूल कंसिस्टेंसी, द सेम रूल्स अप्लाई टू एवरीवन एवरी टाइम। हर एक पे सेम रूल्स अप्लाई होने चाहिए। एग्जाम एज स्कूल एनफोर्सिंग द सेम ड्रेस कोड फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसे स्कूल में किया जाता है हर एक इंसान पे हर एक स्टूडेंट पे सॉरी हर एक स्टूडेंट का सेम ड्रेस कोड होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई अमीर बात ज्यादा है तो वो आएगा अपनी शर्ट लगा के हीरोगिरी करेगा, नहीं। हर एक को सेम ड्रेस पहनना पड़ेगा। इसमें कंसिस्टेंसी की भी बात की जाती है। इससे आगे अगर हम बात करें, करेक्टेबिलिटी, a way to fix mistakes और अपील अनफेयर डिसीजन। अगर आपको जो प्रोसेस है जैसे कहीं पे अगर एग्जाम हुआ है तो उसमें थोड़ी धांधली हुई है, जैसे अभी के टाइम पे कश्मीर में आम है ना? हर बार धांधली होती है एग्जामों में। अगर किसी एग्जाम में अनफेयरनेस हुई है कि पेपर लीक किया गया है या कुछ हुआ है तो उसमें हम अपील कर सकते हैं अगेंस्ट अनफेयर डिसीजंस, या जो मिस्टेक गलतियां हुई है उनको सुधार सकते हैं। अपीलिंग एट पार्किंग टिकट इफ यू हैव प्रूफ यू पेड। अगर आपने ऑलरेडी पेड हुआ है, जो मैंने अभी आपको ये वही एग्जांपल है। इसके बाद इसमें बात की जाती है प्रोसीजरल जस्टिस में, दैट इज रेस्पेक्ट। हर एक इंसान को आपको रेस्पेक्ट करना है। ट्रीटिंग पीपल विद डिग्निटी, हर एक इंसान को डिग्निटी के साथ ट्रीट करो। इवन हाउ एंड व्हेन एनफोर्सिंग लॉ, तब भी उनको उनके साथ अच्छी तरह बर्ताव करो, उनके साथ अच्छे से पेश आओ जब आप उन पे लॉज भी एनफोर्स कर रहे हो। जैसे पुलिस ऑफिसर्स calmly explaining why they are giving a ticket। जैसे पुलिस ऑफिसर्स कभी कभी या अगर मैं उससे सिंपल एग्जांपल दूंगा आपका। अब पुलिस ऑफिसर्स अगर आपका कहीं पे आप गाड़ी लेके चल गए तो आपका टिकट उन्होंने चालान काटा तो वो आपके साथ अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमने आपका चालान क्यों काटा। ये इसमें बात की जाती है प्रोसीजरल जस्टिस की। रेस्पेक्ट करो एक इंसान के साथ। व्हाई इट मैटर्स, पीपल आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट आउटकम्स इवन बैड वंस इफ द प्रोसेस फील्स फियर। पीपल जो लोग हैं वो एक्सेप्ट करते हैं आउटकम्स, उन आउटकम्स को, इवन बेड वन, अगर गलत आउटकम्स भी आए, अगर प्रोसेस फेयर हो। जैसे मैंने अभी आपको बोला जॉब्स की, अगर आप रिक्रूटमेंट हुई, अगर आपने देखा कि प्रोसेस फेयरली हुई है तो आप इस पे अब नहीं ध्यान दोगे कि अगर सब बच्चे इसमें एक दो इन 3 बच्चों ने अप्लाई किया है, अगर इनका रैंक सेम आया है तो इसको क्यों कांस्टेबल बनाया, इसको इससे ऊपर रैंक क्यों दी, इसके से ऊपर रैंक क्यों दी, इस पे फोकस फिर कोई नहीं करता है। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करेंगे अब, इससे आपको अच्छे से थोड़ा समझ आएगा।
Voting systems, secret bulletin, equal voting rights and independent voter counting ensure procedural fairness. जैसे जो वोटिंग राइट्स है, हर एक इंसान को वोट डालने का राइट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वोट काउंटिंग होनी चाहिए कि ऐसे नहीं है कि कोई किसी एमएलए या सीएम के पास पावर है तो वो उसमें धांधली करवाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयरनेस रहनी चाहिए उस प्रोसेस में। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? फेयरनेस इन आउटकम। यहाँ पे देखो, अब जैसे वहां पे प्रोसीजर था तो प्रोसेस में फेयरनेस थी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, जो जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, उसमें फेयरनेस होनी चाहिए कि किसको क्या मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा अनइक्वलिटी हो सकती है, यहाँ पे एक अनइक्वलिटी को हो सकती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में जस्टिस में बात की जाती है फोकस ऑन हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिलना चाहिए। रिसोर्सेज, बेनिफिट्स, बर्डन्स, इट आस्क्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेयर, क्या डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है। यहाँ पे बात की जाती है कि जो इंसान है, जो जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है, उनको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, मगर ज्यादा फोकस उन पे होता है जिनको जरूरत है। इसलिए इसमें बात की जाती है कि जस्टिस तभी है, जस्टिस उसी को बोलते हैं जब हर एक इंसान, जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सोसाइटी में रिसोर्सेज है या बेनिफिट्स है या बर्डन्स है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली हो। अब हम आगे बात करते हैं इसके कुछ की प्रिंसिपल्स की। एवरीवन गेट्स द सेम शेयर, हर एक इंसान को सेम शेयर मिलना चाहिए। इक्वालिटी, A pizza divided into equal slices for all friends, हर एक इंसान को, जैसे अगर पिज्जा है तो हर एक इंसान को, हर एक दोस्त को, अगर आपने पिज्जा लाया, आप 4 दोस्त हो, तो हर एक इंसान को, हर एक आपके फ्रेंड को सेम शेयर मिलना चाहिए। लिमिटेशन, इक्वालिटी इग्नोर्स डिफरेंसेस इन नीड्स, मगर यहाँ पे लिमिटेशन भी एक है। लिमिटेशन का मतलब है, प्रॉब्लम भी एक है कि अगर आप इक्वालिटी पे ज्यादा फोकस करोगे तो आप नीड्स को भूलोगे। जैसे सिंपल में, ए हंग्री पर्सन वर्सेस समवन हु इज फुल, अगर आपके पास खाना है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं इसको, 2 लोग हैं, ए और बी। देखो, मैं एग्जांपल ज्यादा इसलिए देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, रटने की जरूरत ना पड़े। ए और बी है तो इनको ए जो है, इस बेचारे को बहुत भूख लगी है, ये हंग्री है, क्या है, हंग्री है। और जो बी है, ये फुल है, इसने खाना खाया, भाई साहब ये घर से खाना खा के आया। अब आप अगर यहाँ पे इक्वालिटी दिखाओगे कि मुझे इक्वालिटी दिखानी है, तो आप इसको भी जितना शेयर दोगे उतना ही इसको शेयर दोगे। मगर यहाँ पे ये लिमिटेशन है ना, क्योंकि ये इस बेचारे को ज्यादा जरूरत है, ये हंग्री है। यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की लिमिटेशन। नीड, यहां पे फोकस किया जाता है नीड पे। रिसोर्सेज गो टू दोज हु नीड द मोस्ट, रिसोर्सेज उनको मिलने चाहिए ज्यादा जिनको ज्यादा जरूरत हो। मैंने अभी भी बोला ना, इक्वालिटी फुल नहीं है इसमें। इसमें ये बोला जाता है कि रिसोर्सेज या जो अपॉर्चुनिटीज है वो उनको ज्यादा मिलनी चाहिए जिनको उनकी जरूरत है ज्यादा। ए फूड बैंक प्रायोरिटाइजिंग फैमिलीज इन पोवर्टी, जो जैसे अगर कहीं पे फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उनमें ज्यादा फोकस किया जाएगा उन लोगों पे जो गरीब हैं, क्योंकि अमीर खुद से खरीद सकता है। थर्ड, मेरिट कंट्रीब्यूशन, रिवार्ड बेस्ड ऑन एफर्ट, स्किल और रिजल्ट। इसमें इसका थर्ड प्रिंसिपल है, दैट इज मेरिट कंट्रीब्यूशन। इट मीन्स कि उनको ही रिवार्ड मिलेगा, उनको ही, जैसे कंपनी में अगर जॉब रिक्रूटमेंट हो रही है तो उनको जॉब मिलेगा जो अच्छे से, जिनके पास स्किल्स है, जिन्होंने मेहनत की, एफर्ट्स लगाए, उन्हीं को रिजल्ट्स भी मिलेंगे। स्कॉलरशिप फॉर दोज हु विथ टॉप ग्रेड्स, स्कॉलरशिप जैसे एग्जांपल, स्कॉलरशिप उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिन्होंने टॉप किया है स्कूल में, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उसके हिसाब से उनको रिवार्ड्स मिलेंगे। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? मैक्सिमम ओवरऑल हैप्पीनेस, सोसाइटल गुड, हमें मैक्सिमाइज करना चाहिए ओवरऑल हैप्पीनेस को, खुशी को। खुशी कैसे आएगी? देखो, अगर हम इस प्रोसीजरल जस्टिस के जो थिंकर्स हैं, ये बोलते हैं कि अगर हम जस्टिस वैसे करेंगे कि हम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हर एक को बराबर देंगे रिसोर्सेज या बर्डन्स जो सोसाइटी में है, तो उससे खुशी नहीं होगी। हर एक इंसान, हम एक जॉय या हैप्पी सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा उनको देना
है जिनको ज्यादा जरूरत है। Are you understand? Equality. Adjusting support to account for disadvantages, providing wheelchairs for students with disabilities to access school। जैसे हमें इक्विटी पे फोकस करना है, इसका फिफ्थ प्रिंसिपल है दैट इज कि जैसे अगर स्कूल में कहीं पे डिसेबल स्टूडेंट्स है या उनके किसी के टांगे नहीं, अल्लाह ना करे किसी के पैर में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें उनको व्हील चेयर्स देने हैं। इससे क्या होगा, इससे वो भी स्कूल को एक्सेस कर पाएंगे, स्कूल आ पाएंगे। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन लीड्स टू इनइक्वालिटी, पुअर्टी और सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये बोलते हैं कि अगर अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उससे क्या होगा, उससे इनइक्वालिटी आएगी, उससे पुअर्टी आएगी और सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उससे। किससे? अब इसमें दो थ्योरीज की बात की है। अब आप किसको इस जहां पे भी समझ आएगा, देखो दो थ्योरीज की बात की है। मेन जो थिंकर है, पहला जो है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात की है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ये आप आगे भी पढ़ोगे, फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ोगे। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जॉन रॉल्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि सोचा जिसमें हाइपोथेसिस हो, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था व्हील ऑफ इग्नोरेंस का। उसने एक थ्योरी भी है जस्टिस पे, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसने व्हील ऑफ इग्नोरेंस में बोला था कि जो लोग हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, वो अपना जो उनका रिच, उनका जो जो सोसाइटी में वो किस तबके में जा रहे हैं या उनका क्या स्टेटस है, वो अमीर है गरीब है, ये जाने बगैर वो एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस में जाएंगे जहां पे वो डिसीजंस बनाएंगे या लॉज बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे। और इसके जो जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात की थी जॉन रॉल्स ने, इसमें इसने दो प्रिंसिपल्स की बात की थी। इसने बोला कि अनजस्टिस, इनइक्वालिटी तभी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी को तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब 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 जो बेनिफिट है, जो फायदा है, वो गरीब लोगों को पहुंचे। जो सोसाइटी के लोअर, जो जिनको सबसे कम फायदा पहुंचता था, उनको जब फायदा पहुंचेगा तभी हम इनइक्वालिटी को ये कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये जॉन रॉल्स ने व्हील ऑफ इग्नोरेंस में बोला था। डिजाइन सोसाइटी रूल्स एज इफ यू डू नॉट नो योर प्लेस इन इट। डिजाइन होना चाहिए, जो मैंने अभी बोला है कि लोगों को एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में जाना है, उनको व्हील ऑफ इग्नोरेंस, इसमें एक सोच, ये एक थॉट था इसका कि लोग व्हील ऑफ इग्नोरेंस में जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो सोसाइटी के लिए रूल्स बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रिसोर्सेज का, मगर उनको ये पता ना हो कि मेरी प्लेस कहाँ है। जैसे सिंपल में इसको, मैं कॉन्सेप्ट को आपको समझा ही देता हूँ क्योंकि आगे फिफ्थ सेम में भी आपका काम आएगा। जैसे ये एक केक है, क्या है, ये केक है। आप 4 स्टूडेंट्स हो, मैंने आपको बोला कि जाओ, आप इस रूम में जाओ, आप इस केक को डिस्ट्रीब्यूट करो। मगर भाई साहब, एक यहाँ पे एक रूल है। पहले मैं आपको रूल बताता हूं कि आप जब बाहर आओगे तो आपको ये नहीं पता है किसको कौन सा हिस्सा मिलेगा। सिंपल में कि आपको केक को कट करना है, आप 4 बंदे गए तो आपको, मगर किसी को पता नहीं है कि मुझे कौन सा हिस्सा मिलेगा। इसलिए चारों जो आप लोग हो, सब हर एक कोशिश करेगा कि हम इक्वल इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, हम 4 हिस्सों में इक्वल 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि मुझे कौन सा हिस्सा मिलेगा। इसी की बात की थी जॉन रॉल्स ने। इसको बोला जाता है व्हील ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप समझो, आगे आने वाले सेम्स में आपको, फिफ्थ सेम में आपको इसको डिटेल में, इसकी थ्योरी एक है, इस पे आपको डिटेल में इसके प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं या जॉन रॉल्स की जो वर्क्स है उनको आपको पढ़ना है। सिंपल यही बोला था जॉन रॉल्स ने कि लोग एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में जाएंगे। इसने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था जहां पे वो रूल्स बनाएंगे, मगर उनको पता नहीं होगा कि वो उनका स्टेटस क्या है, वो किस प्लेस में जाएंगे सोसाइटी में। क्या वो गरीब के फैमिली में पैदा होंगे, गरीब के फैमिली में जाएंगे, अमीर के फैमिली में जाएंगे, उनका रेस क्या होगा, जेंडर क्या। दिस एंश्योर्स बोथ प्रोसीजरल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव फेयरनेस। ये इससे बोला था इन्होंने, जॉन रॉल्स ने, इससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसीजरल फेयरनेस भी होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव फेयरनेस भी होगी। अब आते हैं रॉबर्ट नोजिक। इसने दी थी एंटाइटलमेंट थ्योरी। एंटाइटलमेंट थ्योरी को, ये जो रॉबर्ट नोजिक है, ये प्रोसीजरल जस्टिस को सपोर्ट करता है। ये बोलता है कि जो फोकस ऑन फेयर प्रोसेस,
जो एंटाइटलमेंट थ्योरी है इसमें इसने फोकस किया है किस पे? प्रोसीजरल जस्टिस पे। प्रोसीजरल जस्टिस में क्या बोला है? फोकस ऑन फेयर प्रोसेस। जो प्रोसेस है वो फेयर होनी चाहिए। इफ वेल्थ इज अर्नड थ्रू फेयर रूल्स, एग्जांपल ऑनेस्ट वर्क, एंड आउटकम इज जस्ट इवन इफ अनइक्वल। ये बोलता है कि अगर आपने पैसे कमाए हैं, इसने एंटाइटलमेंट थ्योरी दी है रॉबर्ट नॉजिक ने, ये भी आपको 5th सेम में पढ़नी है। इसने बोला है कि जैसे अगर आपने अच्छे तरीके से पैसा कमाया है, आपने मेहनत किया है, या आपने अगर ऑनेस्ट वर्क की है, आपने अच्छे से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, तो वो फेयर है। अगर इवन कि अगर जो आउटकम आए वहां से वो अनइक्वल हो। सिंपल में जो रॉबर्ट नॉजिक बताता है एंटाइटलमेंट थ्योरी में, ये बोलता है जैसे अगर 2 आदमी हैं, ए और बी, दोनों मजदूरी करने गए। अब जो ए है ये थोड़ा चालाक आदमी है, या ये थोड़ा इसके पास दिमाग बेहतर है, थोड़ा होता है ना, कोई चालाक होता है या किसी की क्रिटिकल थिंकिंग होती है। ए जो है इसने थोड़ा अपना दिमाग लगाया, इसने मशीन का यूज किया कुछ, या किसी तरीके से जो अपना काम है वो फास्ट किया, और ये इसने फिर ये दूसरे काम पे भी गया, फिर वहां पे भी पैसे कमाए इसने, यहां से 500 कमाए, वहां से भी 500 कमाए। तो अगर दोनों को हमने जो काम सेम दिया था, मगर इसने एक ए वाला जो बंदा है इसका जो आउटकम है वहां से वो ज्यादा है, जो रॉबर्ट नॉजिक है ये बोलता है कि ये फेयर है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो फेयर थी। ये थे आज के हमारे टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया पहले जस्टिस क्या होता है। जस्टिस का सिंपल सा मतलब होता है भेदभाव ना हो, फेयरनेस हो, इनइक्वलिटी ना हो, इक्वालिटी के साथ रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके बाद जो टाइप्स है जस्टिस के, 2 टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस में बोला जाता है, सिंपल में समझो, कि जो प्रोसेस है वो फेयर होनी चाहिए। प्रोसेस जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है या रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है वो फेयर होनी चाहिए। और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है इसमें बोला जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर होना चाहिए। सिंपल में देखो कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है। प्रोसीजरल जस्टिस में बोला जाता है कि जो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन की वो फेयर होनी चाहिए, मगर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में बोला जाता है कि जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो फेयर होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोसीजरल जस्टिस में बात की जाती है प्रोसेस की, कि जो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन की ये फेयर होनी चाहिए। और जो डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस में बात की जाती है कि डिस्ट्रीब्यूट जो आप कर रहे हो आप वो फेयर होने चाहिए। ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और जो ये थ्योरीज दो है आप इनको भी लिख सकते हो वहां पे नीचे, आप लास्ट कंक्लूजन में की थ्योरीज को आप हाईलाइट करके इसको लिख सकते हो, इससे आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। मिलते हैं और एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।